बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़ीर, आपको स्पोर्ट्स ऑन में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, मेरी तरफ से स्पोर्ट्स ऑन की टीम की जानिब से और सुनो न्यूज़ की जानिब से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह ताला मुसलमानों पे बड़ा मेहरबान है और उनको बख्शने के कई ज़रिए दिखता है। और अगर हम बात करें तो रमज़ानुल मुबारक में जो अब इबादत करते हैं और जितने इज़कार करते हैं उसका सिला अल्लाह ताला फिर इनाम की सूरत में, ईद की सूरत में हमें अता करता है। आज का शो ओबियसली ईद का शो है और बड़ा स्पेशल शो है। जब मैं आज शो के हवाले से या हमारी टीम डिस्कशन कर रही थी कि गेस्ट कौन सा होना चाहिए, तो ओबियसली जब हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो हम स्पोर्ट्स की ऐसी पर्सनैलिटी के हवाले से सोचते हैं जिनको दुनिया जानती हो। फिर अगर हम फर्दर सोचते हैं तो हम ऐसे ही बात करते हैं जी, ये ऐसे एक खिलाड़ी थे जिन्होंने पाकिस्तान को बहुत फतूहात दिलवाई। कोचिंग में आए तो ज़बरदस्त किस्म की कोचिंग की। इन सब से बढ़ के ऐसे ज़बरदस्त इंसान कि जब वो बात करते हैं तो मेरा ख्याल है कि सब सुनना चाहते हैं, सब उनकी बात को वैल्यू करते हैं और मेरा ख्याल है कि हम सब के लिए एक रोल मॉडल है। मैं बात कर रहा हूँ वन एंड ओनली, द लेजेंड, द सुपरस्टार मुश्ताक अहमद। अस्सलाम वालेकुम मुश्ताक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम को। सबसे पहले आपको, आपकी फैमिली को बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, हमारे लिए बड़ा ऑनर है कि आपने ईद वाले दिन हमें टाइम दिया। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आपने कहा, ये हम तो गए गुजरे निकम्मे लोग हैं। ये कामयाबी का मेयार कोई ये क्राइटेरिया नहीं होता कि यू बिकम वेरी फेमस। कामयाबी का मेयार है व्हेन यू आर गोइंग टू विन पीपल्स हार्ट। ये अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए कि आप अपनी फैमिली के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने मोहल्ले वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, यू हैव टू बी दैट काइंड ऑफ पर्सन जहाँ पे वो आपको खुशी से मिले। कहते आपको देख के दूर से लोग मुस्कुराने लग जाए, तो इट मीन्स यू आर विनिंग, यू आर द चैम्पियन। बिल्कुल ऐसे ही। चैम्पियन बनने के लिए ये शोहरत हासिल करना ज़रूरी नहीं होता, मशहूर होना ज़रूरी नहीं है, इज़्ज़त वाला होना ज़रूरी है। इज़्ज़त के साथ जब वो अल्लाह ताला शोहरत भी देता है तो ये भी कुछ ख़ास। मैं हमेशा कहता हूँ क्रिकेटर के हवाले से, यू पीपल आर चूज़न बाय गॉड। के देखें ना, 25-26 करोड़ की आबादी है, उसमें से 14-15 का आना और वो सबसे ब्लेस्ड होना, फिर अल्लाह ताला इतनी इज़्ज़त, इतनी शोहरत, यही इंसान एक विश करता है। मुश्ताक भाई, इस पर भी तो हम बात तो करेंगे, ओबियसली ईद का दिन है। पहले थोड़ा सा आपकी लाइफ के हवाले से बात करते हैं, फिर क्रिकेट पे भी हम ज़रूर बात करना चाहेंगे। अब ईद एक बड़ा खूबसूरत ओकेजन है और हम बात करते हैं जब एक रमज़ान की, वो इतना खूबसूरत वो मंथ, रहमतों का मंथ, और फिर इसका जो फेस्टिवल का समा बन जाता है ईद का और हम सब गैदर्ड होते हैं। थोड़ा सा जिक्र बताइए, अपना अहवाल बताइएगा बचपन की ईद का और अभी के ईद का, क्या डिफरेंस लगता है? अब देखें जी, बचपन की ईदें तो आज भी याद रहती हैं, उसका कोई मैच नहीं। क्योंकि जब आपको ईदी मिलती है अपने चाचाओं से, फुफ्फों से, अपना रिश्तेदारों से जब ईद मिलती है तो यू सो मच एक्साइटेड कि घर वाले आएंगे, ईद मिलेगी, ईद से पैसे जमा करेंगे। एक छोटे से गांव में जब बंदा रहता है ना, तो छोटी छोटी खुशियां जो होती हैं ना, वो बंदे को हमेशा याद रहती हैं। अब जैसे जैसे ज़िंदगी के फेजेस बंदे के बढ़ते रहते हैं और जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर ज़्यादा बढ़ने लग जाती है ना, तो सम हाउ दी अदर वो जो एक ज़िंदगी में एक छोटा सा बच्चा होता है ना इंसान की ज़िंदगी में, वो थोड़ा ख़त्म होना चाहता है। उसको ख़त्म नहीं होने देना चाहिए, उसको ज़िंदा रखना चाहिए। इसीलिए तो ये जो ईद की खुशियाँ होती हैं ना, क्यों कहते हैं अपनों के साथ मनाने? बिल्कुल ऐसे ही। आपने खुद ही बड़ा अच्छा, जब आप शुरू किया था आपने बड़ा अच्छा किया कि अल्लाह ने पूरा रमज़ान का महीना दिया, भूखा प्यासा रखा, उसके बाद कहा कि चलो जी मिठे नाल शुरू करो, सेवियाँ खा के तुसी जाके मस्जिद जाके नमाज़ पढ़ो, मेरा शुक्र अदा करो। और फिर लोगों में देखो सबसे बड़ी खूबसूरती बात कि रमज़ान में भी, रमज़ान के बाद भी पूरी स्टोरी आप चेक करें जी कि अल्लाह कह रहा है इकट्ठे होके ना एक दूसरे की प्यार से रहो, एक दूसरे की मोहब्बत से रहो। अब अगर तुम्हें अल्लाह ने ज़्यादा दिया तो अपने रिश्तेदारों को अपने घर बुलाओ, उनके साथ अपना फूड शेयर करो, अपनी खुशियाँ शेयर करो, अपने मोहल्ले वालों को बुलाओ, उनसे मिलो। सो आई थिंक जो आपने कहा ईद की खुशियाँ जो छोटे होते थे वो डिफरेंट है, जब आप पेरेंट्स बन जाते हो तब आपकी डिफरेंट हो जाती। तब आप अपने बच्चों को देखते हैं, जब वो आपसे मांगते हैं तो वो यू विल टेक योर मेमोरीज बैक कि मेरे वालिद साहब, मेरी वालदा ज़िंदा होते थे। जब जिनके ज़िंदा है, अल्लाह उनकी बरकत, उनकी ज़िंदगी में बरकत खैर डाले। तो ज़िंदगी की जो बचपन की खुशियाँ हैं वो डिफरेंट होती हैं। जब आप बड़े हो जाते हो, जब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी आ जाती है, उसके ऊपर फिर आपकी खुशियाँ डिफरेंट हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, इसमें एक मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि फैमिलीज़ के अंदर ये ट्रेडिशन अब काफ़ी ख़त्म होना शुरू हो गया है। अब शादियों में भी देखें, पहले बहुत गैदरिंग होती थी, अब सिर्फ वो ओकेजन के टाइम पे आपने किसी हॉल में जाना है या सिर्फ उस फंक्शन को ही अटेंड करना है। और इसी तरह ईद के अंदर भी हम देख रहे हैं कि वो गैदरिंग उस तरह की अब चीज़ें शायद हम एथिकली हमने कुछ अपने ही स्टैंडर्ड सेट कर लिए हैं जिसकी वजह से लाइनें ड्रॉ करना शुरू कर दी हैं।
अब जो हम बात करते हैं इंसानियत की, हर दीन ने ओबियसली बहुत दर्ज किया, हमारे दीन ने थोड़ा सा एक उसे कॉम्पैक्ट किस्म का बना के पेश किया। तो ये जो आप एक डिफरेंस देख रहे हैं और बचपन से जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं, ये किस तरफ हमारी डायरेक्शन आपको नज़र आ रही है कि हम लोग एक डिफरेंट साइड पे जाना शुरू हो गए हैं? पहले घर छोटे होते थे, दिल बड़े होते। वाह वाह वाह। अब घर बड़े हो गए, दिल छोटे। ये इसका अगर मॉरल ऑफ द स्टोरी देखी जाए, नहीं ये पहले मोहल्ले में शादी होती थी तो सारे कहते सी साड़ियाँ मंजियाँ, साड़ियाँ चारपाइयाँ, तोड़े मेहमान साढ़े मेहमान, आपने आज का पूरा दिन का खाना हमारी तरफ से, और घर में कुछ नहीं होता था। सही। बच्चों के एजुकेशन के पैसे नहीं होते थे, मगर दिल बड़े होते थे। अब क्योंकि घर बड़े हो गए, दिल छोटे हो गए। जब दुनिया की मोहब्बत इंसानों के दिलों में बहुत ज़्यादा बस जाती है ना, तो उसको फिर ना वो शेयर करते हुए डर लगता है कि मेरा सब कुछ चले ना जाए। जबकि अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने एक निज़ाम बताया है जो हमारे लिए है कि देने से बढ़ता है, कम नहीं होता। अच्छा, ये लॉजिक नहीं है इसके पीछे, ये बिलीव है, फेथ है। क्या बात, ठीक है। और जो फेथ होता है ना, वो जैसे कहते हैं ना, हमारा यकीन है कि हमने अल्लाह को नहीं देखा पर हमें यकीन है। आमनतु बिल्लाहि व मलाइकती व कुतुबी व रुसली वल यौमिल आखिरी वल क़द्रि खैरी व शर्रि मिनल्लाहि तआला व बासल बादल मौत। हम अल्लाह को बिन देखे यकीन करते हैं, अपनी तकदीर पे यकीन है, रसूलों पे यकीन है, किताबों पे यकीन है, आखिरत पे यकीन है, मर जाने के बाद उठ जाने पे यकीन है। जब ये यकीन होता है ना, ये सारा फैसला क्यों अल्लाह कहता है 2.5% शुड गोज टू द पुअर पीपल एंड यू स्पेशली योर ओन फैमिली। वाई अल्लाह सेज दैट कि जो कमाते हो उसका हार्ट 2.5%, 2.5% देना चाहिए। क्यों? ताकि तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारी लालच बढ़े ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब तुम्हें जंगल का एक सोने का जंगल मिल जाता है ना, तो इंसान की फितरत ऐसी है कि वो कहता है कि दूसरा भी हो जाए, तीसरा भी हो जाए, वो मुक्ता नहीं है, ख़त्म नहीं होता। ठीक है। तो अब ये जो आपका क्वेश्चन है ना, इसका हल क्या है? इसका हल है ज़बरदस्ती अपने आप को उस इन्वायरमेंट में लेके जाओ जहाँ पे ये बातें होती। वाह। हम अपने देखो ना 60% हम ठीक आए हैं ना जगह। हाँ, नहीं अल्लाह माफ़, मैं तो गया यकीन माने सबसे इम्पोर्टेंट खुद मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, ये किसी के लिए नहीं होती। और दूसरी सबसे बड़ी है जो आपने रिवर्ट किया बात को, मेरे लिए है ना। ये कहते हैं ना, योर एक्शन स्पीक्स लाउडर देन योर वर्ड्स। मेरे अमाल जो हैं वो इम्पैक्ट डालेंगे, मेरा इल्म थोड़ी इम्पैक्ट डालेगा। बिल्कुल ठीक बात। इल्म का हासिल होना कोई क्राइटेरिया नहीं कामयाबी का। इल्म का हासिल होना, आई विल से वंस अगेन, कोई क्राइटेरिया नहीं कामयाबी का। इल्म मिल जाना अच्छी बात है, इल्म को अमल में ले आना सबसे अच्छी बात है। जैसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। आप देखें ना, अब ये बात हम कर रहे हैं, इस वक्त सोसाइटी में क्या ज़रूरत है? बीइंग अ पाकिस्तानी, मुझे ये लगता है, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैं खुद भी कमी है, मेरी फैमिली में भी कमी है। मुझसे सवाल करें एक आप एज ए एंकर, कैसे हैं मुश्ताक भाई आप? कैसे हैं? मर गए, लुट गए, आप देखें क्या हालात हैं। हर जगह, जिस जगह भी जाके बोला जाए, हर वक्त नेगेटिविटी बात हो रही है। आप मुझे बताएं क्या इस्लाम कहता है, अल्लाह का हुक्म क्या है, नबी का तरीका क्या है? मायूसी कुफर है। अल्लाह उन लोगों से मुंह मोड़ लेते हैं जो अल्लाह से नाउमीद हो जाते हैं। अल्लाह को सबसे बुरे लोग लगते हैं वो जो नाउमीद ही करते हैं ज़ाहिर। जबकि जो 2, 3, 4 करोड़ की गाड़ी देगा वो पेट्रोल के पैसे नहीं देगा। जिसको अल्लाह मोटरसाइकिल देगा उसको पेट्रोल के पैसे नहीं देगा। अब मुझे दूसरा सवाल करें, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? अल्लाह का लाख लाख शुक्र। मेरी आंखें मैं देख सकता हूँ, मेरे कान है मैं सुन सकता हूँ, मैं नाक है मैं सूंघ सकता हूँ, मेरा दिमाग सोच सकता है। एक छोटा सा सेल मेरे रब ने मेरे और आपके अंदर बनाया है जो माइक्रोस्कोप से नहीं देखा जाता, जो नैनोस्कोप से देखा जाता है। वो जो ज़र्रा, जो छोटा सा सेल नज़र नहीं आता, वो पूरे लाहौर से बड़ा है। थोड़ा सा खाने पीने का भी बताइए, ईद का दिन है तो क्या स्पेशल डिश आप अपनी मर्ज़ी से फरमाइश करते हैं भाभी से, या घर में स्पेशल बनती है? सेमियाँ। अच्छा। सेमियाँ पकती हैं 2 तरह की। अच्छा जी। और अल्लाह जन्नत नसीब करे, मेरी सास महरूमा थी जो, वो बहुत अच्छी थी। वो हर रोज़ 2-3 हर ईद पे 2-3 डिफरेंट किस्म की सेमियाँ बनाती थी, रंग बिरंगी, हाथों से बनाई हुई। वो एक बाज़ार से मिलती हैं दूध वाली, एक वैसे देसी घी में बनती हैं। तो ये सारी सेमियाँ बनती हैं। ईद से पहले, जाने से पहले, नमाज़ पढ़ने से पहले सारे भाई इकट्ठे हो जाते हैं, या भाई जितने भी सब कुछ रिश्तेदार कोशिश करते हैं, फिर वो खा के जाके फिर वापस आते हैं। उसके बाद फिर वो जो अल्लाह का दिया है नेम, तो उसका शुक्र अदा करते हैं। खाना पकता है अच्छा, मतलब खाबे ठीक चलते हैं। तो पुराने इलाके में जाते हैं मुश्ताक भाई? हाँ जी, हाँ जी। मैं साहिवाल से मेरा ताल्लुक़ है और मेरे वालिदैन की कब्रें उधर ही हैं। मेरे 2 भाई उधर रहते हैं, 2 बहनें उधर रहती हैं। ज़रूर जाता हूँ, बहुत शौक़ से जाता हूँ। जब भी मौका मिलता ज़रूर जाता हूँ, क्योंकि अपने रूट्स को जो भूल जाता है ना, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है उसके लिए ज़िंदगी गुजारना।
तो मैं जब जा रहा होता हूँ तो बच्चे शुरू हो जाते हैं मेरे। अब तो माशाल्लाह बड़े हो गए, तो जब छोटे होते थे लेके जाता था साहिवाल, जैसे ही दाखिल होते थे साहिवाल में तो मैं उनको कहता यहाँ पे मेरे वालिद साहब ये करते थे, यहाँ पे मैं यहाँ खेला करता था, इस नहर पे मैंने स्विमिंग सीखी है। तो ये सारी चीज़ें जब उनको याद दहानी आती है और मुझे याद आती है ना, जी। तो वो फिर एक वो जो कहते हैं ना बच्चा जो ज़िंदा होता है आपके दिल में, तो वो आपकी मेमोरीज़ वापस चली जाती है। मैं उसमें वो ऐड करता हूँ, मेरी वालदा फोत होने से पहले ना उन्होंने मुझे वसीयत की कि मुझे ना आप जेलम दफन करना, हमारा गाँव जेलम में था। तो खैर वो बात बड़ी मुश्किल थी मेरे लिए समझना, लेकिन फिर मैंने उनसे पूछा कि ये क्यों कह रही हैं आप कि जेलम ही क्यों? उन्होंने कहा एक तो हम उधर पैदा हुए, दूसरा आप लोग रूट से कनेक्टेड रहेंगे। अगर आप अपनी कंफर्ट देखते हुए इधर दफना देंगे तो आप इधर के रह जाएंगे, हम उधर होंगे तो आप वापस आएंगे। मुश्ताक भाई अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आके यहाँ से डिस्कशन को दोबारा कंटिन्यू करेंगे और क्रिकेट पे भी बात करेंगे। स्टे विद अस जी। वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन। और ईद का स्पेशल शो आप हमारे साथ हैं और हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली मुश्ताक अहमद भाई। मुश्ताक भाई आप हों और क्रिकेट पर बात ना हो ये पॉसिबल नहीं है। क्रिकेट के हवाले से अगर मैं बात करूं तो ये लोग ना इसको और तरह से देखते हैं, मैं इसको तरह और तरह से देखता हूं क्योंकि शायद हमारा फील्ड भी यही है। ये सिर्फ स्पोर्ट नहीं है, ये पूरी नेशन को यूनाइट भी करती है, उसको प्लेयर भी प्रोवाइड करती है। आपके घर के जो हालात हैं, आपकी कंट्री के जो टर्बुलेंस है, जो कुछ भी हो, आपको जीत जब मिलती है, कोई टाइटल जीत जाए, आप सब कुछ भूल जाते हैं। ये नेशन एंजॉय करना शुरू करती है क्योंकि इंटरटेनमेंट है कोई नहीं इस कंट्री के अंदर अनफॉर्चुनेटली। वैसे ही मुश्किलात काफ़ी ज़्यादा पैदा हो गई हैं, चाहे बेरोज़गारी है, महंगाई है, इसको बचाना बड़ा ज़रूरी है। और मैं तो हमेशा बात कर रहा हूँ अपने शो में, कंसेक्टिव ये डिस्कशन करता हूँ कि जितने लोग हेल्म ऑफ अफेयर में बैठे हैं, स्टेक होल्डर हैं, उनको ये बहुत सीरियस लेना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली जिस तरह हमने हॉकी और स्क्वॉश को ज़ाया किया, ख़त्म किया, ये उसी ट्रैक की तरफ हम जा रहे हैं। क्योंकि मेरा मानना है जब विक्ट्रीज़ ख़त्म होती हैं स्पोर्ट्स से, वो स्पोर्ट्स ऑब्सोलीट हो जाती है। आप एज ए लेजेंड करता धरता वो लोग उन कोर में से हैं जिन्होंने क्रिकेट को एलिवेट किया, 92 का वर्ल्ड कप, उसके बाद हर तरह के रोल में आप आए, उस पर मैं बात करूँगा। ये जो एक डिप आना शुरू हो गया है, रॉक बॉटम को हिट कर रहे हैं हम, ये क्या रीज़न्स हैं, क्या फैक्टर्स हैं, हमें भी सबको मालूम है, बट आप इसको आइडेंटिफाई किस तरह करते हैं और इसको सोल्यूशन की तरफ क्यों नहीं कोई लेके जा रहा? आई थिंक बहुत ज़्यादा अगर इसको सिंपलीफाई किया जाए ना, तो वी हैव टू गो बैक टू द बेसिक्स। जी। नंबर 1 बेसिक्स क्या हैं? बेसिक्स ये हैं कि आपकी फ़र्स्ट क्लास और आपका ग्रास रूट जो है ना वो स्ट्रक्चर तगड़ा होना चाहिए। ये तो हो गया नीचे वाला, लंबी बात है, इसको अगर मोटा सा देखा जाए, ग्रास रूट्स आपकी फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट, रेड बॉल क्रिकेट तगड़ी होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। नंबर 1। अब ऊपर आ जाए, जो लोग ये कहते हैं डेवलपमेंट पाकिस्तान टीम में आके करेंगे, आई थिंक वी आर मेकिंग ए ह्यूज मिस्टेक। There is no development programs in national team. There is win and win and win. वहाँ पे चाहिए होता है believe, consistency of selection. आपके फैसलों की consistency होनी चाहिए। जब आपके फैसले consistent होते हैं ना, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है, 26 सेलेक्टर जब बदल जाते हैं 3-4 सालों में, तो मुझे बताएं ना, एज ए प्लेयर मैं खेला हूँ पाकिस्तान से 15-20 साल खेले हैं हम क्रिकेट, मुझे बताएं जब मुझे पता है कि इस कोच ने रहना ही नहीं है, इस सेलेक्टर ने रहना ही नहीं है, तो मैं अपना ती करा, मैं अपनी 2 विकेटां दिलाऊँ, मेरा तो टीम का माइंडसेट ही बदल गया हुआ है। तो इट्स सर्वाइवल की जंग में कभी टीमें जीता नहीं करती। जो टीमें जीता करती हैं चाहे टैलेंटेड ना भी हों, 92 की क्या टीम थी अगर देखा जाए तो, 99 की और 96 की टीम नंबर 1 थी, 2003 की टीम जो हमें क्वालिफाई नहीं कर सकती नंबर 1 टीम थी। देखो तो सही कितने सुपरस्टार थे उसमें। टीमें जीता करती हैं जब एक बनकर खेलती हैं, जब उनको पता है कि यही बंदे ने सानू खिलाना है, यही बंदे ने 2-3 साल मैंने इनके साथ काम करने। कोच का पता नहीं होता, आपके सिलेक्टर्स का पता नहीं होता, आपके चेयरमैन का पता नहीं होता। जब ये सारी चीज़ों का नहीं पता होता, प्लेयर को अपनी वो कंसिस्टेंसी सिलेक्शन का नहीं पता होता, तो फिर कहाँ से चीज़ें ठीक। लेकिन मुश्ताक भाई इधर काउंटर आर्गूमेंट ये है जी, वो ये है कि आपके चाहे 4 चेयरमैन चेंज हुए, 26 सेलेक्टर चेंज हो गए, 6 कोचेस चेंज हो गए, अभी 4 तो कैप्टन हमने T20 में भी 1 साल में चेंज कर दिए, सब कुछ ठीक है। लोगों का मानना ये है, एक सर्टन ग्रुप भी ये बात करता है, ये जो 15 का कोर ग्रुप है ना, ये 5 साल से था। बाबर और उसके आप बाकी शहीन रिजवान वगैरह की बात करें, ये सब कट्टे थे, वो उसको रिलेट करते हैं अफ़गानिस्तान के साथ। इससे वर्स्ट कंडीशन तो पाकिस्तान की नहीं थी, उधर तो सिस्टम ही नहीं है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है। दे आर डूइंग वेल, वो परफॉर्म कर रहे। तो इन 15 लड़कों को किसने छेड़ा था? इनको नहीं छेड़ा गया। डिस्पाइट ऑफ इट इन्होंने जो रिजल्ट दिया वो बहुत पैथेटिक है और पूरी नेशन इनसे नाराज़ है।
तो इसको कैसे देखते हैं कि ये लड़के तो इकट्ठे थे ना 15? आप मुझे ये बताएं, गुड क्वेश्चन, जो ये ग्रुप क्वेश्चन करता है उनसे एक क्वेश्चन है आर्गूमेंट्स के तौर पे, मैं गलत भी हो सकता हूँ। जब आप वो रेस में जाते हैं, घोड़ों की रेस में, घोड़ा ताकतवर होता है, जो जीतता है ताकतवर होता है, उसको चलाने वाला कौन होता है? जोकी रखना सीख लें पहले। जब तक जितने मर्जी तगड़े घोड़े रखें, उसकी डायरेक्शन कोई नहीं पता उसने मैंने जीतना कैसे। वो तो अपनी तक चक्कर में है कि मैं वो तो 4 बंदे तो 5-6 बंदे तो हम सबको पता है कप्तानी के चक्कर में है। जब कप्तानी के चक्कर में जो बंदे पड़ जाते हैं, उसने थोड़ा है कि मैं जीतना कैसे, कब कैसे जीतना है, उसको तो पता है कि मेरी बारी आनी है, तो मैंने क्या करना है। आपका सबसे बड़ा कंसिस्टेंसी जो इरफान साहब, जो लोग ये बात करते हैं, कभी कभी आप अपने आप से ये सवाल आपने मुझसे पूछे ना कि जितने मर्जी बड़े प्लेयर हों, 92 में इमरान खान साहब थे ना, वो एक डिफरेंट बंदे थे, मतलब उनका एक रोल था। मियांदाद कप्तान आए, वो एक डिफरेंट प्लेयर था। यहाँ पे तो कप्तान की अपनी जगह नहीं बन रही होती, तो आप कैसे टीम में इज्जत करवा सकते हैं? आपको पता ही नहीं होता है कि आप फैसले जो हो रहे हैं, मुझे मुश्ताक अहमद का पता ही नहीं है। अगर एक मुश्ताक अहमद को पता ही नहीं है कि मैं 2020 का मैं खेल भी सकता हूँ और मुझे कप्तान बना दें, तो मुझे ये बताएं आप, मोटी सी बात एक बता दें कि मैं ड्रेसिंग रूम में किस तरीके से बात करूँगा, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा। ऐसे ही ये आप कह रहे हैं ना, ये 5-6 लड़के जो हैं, 10-15 लड़के यही हैं, तो मैं एक और वापस लेके जाता हूँ आपको। बाबर बुरा कप्तान था, मैं चलो आप सारे मानते हैं कि इसको हटा दूँ, हटा दिया बाबर को। सरफराज उससे पहले आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीता, बुरा कप्तान था, निकाल दिया। नहीं, मैं तो हमेशा कहता हूं, सुने मेरी बात, आप सुने, आप ये लोगों को ताकि पता, मेरी ऑब्जर्वेशन। बिल्कुल ठीक। कितने फाइनल खेला पाकिस्तान जब बाबर कप्तान था? 2 सेमीफाइनल, 1 फाइनल। ठीक है, ये बुरी परफॉर्मेंस है। टीम खड़ी थी कि नहीं खड़ी थी? खड़ी थी, लेकिन टाइटल नहीं ना जीत पाए, लाइन को भी तो पार करना ना। आप बताएं ना कि इंडिया कितनी देर बाद ये 2020 वर्ल्ड कप जीता है? पिछले दिन कौन सा टाइटल जीता था उससे पहले? वो 10 साल बाद के बाद, 10 साल बाद आपकी वन ऑफ द बेस्ट टीम एट द मोमेंट 10 साल बाद टाइटल जीता है। और ये तो टीम 3 साल में 3 फाइनल खेल गई है। 4 सालों में 4 साल हो गए बाबर को, 3 साल कप्तानी, 4 साल। हाँ जी, 3 आपके 3 क्वार्टर फाइनल, 3 सेमीफाइनल, 2 फाइनल खेल चुकी है। आईसीसी के प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ, एशिया कप मैं बता रहा हूँ, जिसमें इंडिया भी है, श्रीलंका भी है। अब मुझे बताएं क्या जवाब है इसका जवाब दो मुझे आप। अच्छा, इसमें मेरा मानना ये है, या उसमें माइंडसेट की अगर हम बात करें, क्योंकि डिस्कशन है तो ऑब्वियसली हम इस पर लोग भी यही सुनना चाह रहे हैं और आपकी राय जानना चाह रहे हैं। अब पॉइंट ये आता है, आप क्रिकेट खेलते हैं ना, जैसे इंडिया की मैच के एग्जांपल के साथ मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर क्लैरिफाई कर सकते हैं। अब ये कौन सी क्रिकेट है कि आप 160 न्यूजीलैंड के अगेंस्ट डॉट बॉल खेल रहे हैं, 150 आप इंडिया के खिलाफ खेल रहे हैं। रिटन इन वॉल है कि आप इतनी डॉट बॉल खेल के 300 प्लस नहीं कर सकते, 250 पे आप मैच जीत ही नहीं सकते, या आप 100 पे आउट हो जाए। क्रिकेट तो यही सिखाती है ना, आप तो खैर माशाल्लाह हर तरह का एक्सपीरियंस है, या आप कोशिश करते हैं कि अपनी उस लाइन को पार करना है, मैंने बाय हुक या बाय क्रुक, नहीं करते आप उस स्ट्रगल के अंदर आउट हो सकते हैं। बट ये जो मिडल के अंदर रहना, ये जो एक सर्टन जो हम बात करें, लोग जो नाराज़गी है, मैं आम पब्लिक की बात करूं, अभी अपना ओपिनियन उसमें मैं ऐड नहीं कर रहा, वो ये कहते हैं कि ये समहाउ सेल्फिश अप्रोच है, अपने रन्स, अपनी एक ये इल्यूजन भी, ये मेरा अपना ही ओपिनियन है। ये जो आईसीसी ने ना रैंकिंग वाला जो मटेरियल डाला है ना हमारे माइंडसेट के अंदर, खासतौर पे पाकिस्तान और एशियन कल्चर के अंदर, इसने हमारी क्रिकेट को बड़ा नुकसान पहुंचाया। क्या आप देखेंगे कभी बटलर को आपने रैंकिंग में देखा हो? वार्नर था, स्मिथ था, फिर इसी तरह सबसे ज़्यादा बेन स्टोक ने जितनी विक्ट्रीज इंग्लैंड को दिलवा दी, आपको रैंकिंग में नहीं नज़र आते। बट अगर इंतज़ाम की बात करते हैं, बैटिंग में जुनैद मियांदाद की बात करते हैं, लारा की बात करते हैं, ये लेजेंड क्यों बने? इन्होंने जब भी खड़े होते थे अपनी टीम को जिताते थे। हमारे जो लड़के हैं ना, ये या मेंटली शायद आप बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं, उस बैरियर को नहीं पार कर पा रहे, या खुद ना कहीं इनका माइंडसेट बन गया है यार अपने रन करो, मैं तो सेफ हूँ, बाकी टीम जाए बाढ़ में। इरफान साहब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड किया हुआ मैंने और आपने। वी आर द पीपल एक्चुअली, वी द स्टेक होल्डर्स, यू आर द स्टेक होल्डर्स, योर लैंग्वेज, योर इन्फॉर्मेशन टू द नेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट यू से, लोगों को पता है क्रिकेट की बात करनी। अभी आपने कहा ना कि बहुत डॉट बॉल खेलते थे, उस डॉट बॉल खेलने के ऊपर 2 दफ़ा आप फाइनल खेल चुके हैं, 3 दफ़ा आप सेमीफाइनल खेल चुके हैं उन डॉट बॉलों के ऊपर, ठीक है। फिर डॉट बॉल नहीं खेले, गेम चेंज हो गई, फिर कहाँ पे चले गए आप? उनको निकाल दिए, सबको फारिग कर दिए, सबको कप्तानी से हटा दिया, कप्तानी बदल के प्लेयर बदल, वही प्लेयर है ना। फिर कहाँ चले गए आप?
लेट मी आस्क यू दिस क्वेश्चन, कहाँ गए आप? देखिए मार्जिन बहुत बढ़ना शुरू हो गया ना मुश्ताक भाई, दुनिया जैसे साइंटिफिक की या मॉडर्न डे नहीं, क्रिकेट नहीं, की बात करते हैं, वो आगे जा रहे हैं, हम पीछे आते हैं। आउटकम की बात करते हैं ना, आउटकम की बात करते हैं ना, यू वांट आउटकम, जी आउटकम की चाहिए ना आपको। जी। आउटकम क्या होता है? ट्रॉफी जीतना, ट्रॉफी के लिए सेमीफाइनल फाइनल पहुंचना। जब आपकी टीम सेमीफाइनल फाइनल नहीं पहुंचेगी तो ये बुरा बात है कि सेमीफाइनल फाइनल में पहुंचना अच्छी बात है। ऑब्वियसली अच्छी बात है, टाइटल के करीब जा रहे हैं ना आप। खराब 3 सालों में टाइटल, एक इंडिया की आप बैठ के बहुत तारीफें करते हैं, विच इज़ वेरी गुड टीम, वी रिस्पेक्ट द प्लेयर्स। 10 साल बाद टूर्नामेंट जीती है, ठीक है, 10 साल बाद 2 टूर्नामेंट लगातार जीत गई आईसीसी, ठीक है, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीत गई, 2020 वर्ल्ड कप भी जीत, डन। 10 साल लगे जी। पाकिस्तान 3 सालों में बाबर की कप्तानी में जब वो जीता, सेमीफाइनल खेला, फाइनल खेला, जीते हुए मैच हारे, जीते हुए मैच बिल्कुल हारे, ऐसे ही है, ठीक कोई है, शक नहीं। एग्री विद मी। बैलेंस कहाँ पे आउट हो रहा है कि सम टाइम मैंने देखना है शेन वॉर्न का इतना लेग ब्रेक हो रहा है, मैं तो ये भूल गया मुश्ताक अहमद की इतनी गुगली होती है, शेन वॉर्न की इतनी गुगली तो नहीं बिल्कुल ठीक होती। है। तो यू गॉट टू रिमेंबर योर स्ट्रेंथ फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ यू विन मैचेस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज योर रोल वेयर, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 10 ओवर किस तरह खेलने हैं आपने, 4 ओवर वाइट बॉल में किस तरह खेलने 2020 में, फिर 10 ओवरों को किस तरह खेलना है, 300 प्लस कैसे करना है, इसके लिए यू नीड टू हैव अ स्ट्रेटजी, यू नीड टू हैव अ गुड माइंड सेट अराउंड द ड्रेसिंग रूम। जब आप प्लेयरों को इतनी पावर दे देते हैं कई दफ़ा कि वो कोचेस की इज्जत नहीं करते, कई दफ़ा कोचेस को इतनी पावर दे देते हैं, देयर इज़ नो बैलेंस। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी अगर देखा जाए, इट्स अ वेरी गुड बैलेंस। हर बंदे को उसका रोल पता होना चाहिए। आप पूरी टीमों को उठा के देख लें, जो रूट खेल रहा है अभी तक, ही इज़ द बेस्ट प्लेयर, केन विलियमसन खेल रहा है, ही इज़ द बेस्ट प्लेयर, विराट कोहली अभी तक खेल रहा है, ही इज़ द बेस्ट प्लेयर, स्मिथ खेल रहा है, ही इज़ द बेस्ट प्लेयर, रैंकिंग में वो नंबर 1 भी है। उनके रोल तो देखें आप, वो डॉट बॉल नहीं खेलते, वो नहीं खेलते 15-15, 20-20 डॉट बॉल खेलते हैं पहले 5 रन के लिए, फिर उनको पता होता है कि मेरा रोल है कि ऑक्यूपाइड क्रीज। फिर वो दूसरे प्लेयर जो दूसरे एंड के ऊपर होते हैं, डेविड वॉर्नर ले लें आप, जॉस बटलर ले लें आप, वो ब्रुक्स ले लें आप, जो मर्जी ले लें, उनका रोल होता है प्ले पॉजिटिव। विकेटें गिर रही हैं, एक एंड से संभाला हुआ है। ये कम्बिनेशन कभी किसी ने बैठ के बात की है, सोल्यूशन की बात की है कि हाउ टू स्कोर 300 रन? क्या बाबर हमारा वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है इस वक्त दुनिया का, लोग सारी उसको इज्जत करते हैं। अगर वो डॉट बॉल खेल के 50 ओवर तक लेके जाता है, मैं शर्तिया कह सकता हूँ अल्लाह के फजल से 280 कहीं पे नहीं गया आपका, ठीक है। अब आप बाबर को चेंज कर रहे हैं, बाबर को चेंज नहीं करना, बाबर वैसे खेल रहा है, आपने ऐसे प्लेयर लेके आने तो उसके इर्द गिर्द खेले। ये बैलेंस होता है, ये कोच का विजन होता है कि कौन से बॉलर मैंने 2 स्पिनर खिलाने हैं बीच में। अब विजन तो देखें ना कि आईसीसी विकेटें देखें आप कैसी हैं आप, और आप एक स्पिनर के साथ जा रहे हैं, इज इट जस्टिफाइड? बिल्कुल नहीं है। न्यूजीलैंड 4 स्पिनर लेके आया जिसके इतना घास पे खेलते हैं, इंग्लैंड 3-4 स्पिनर ले। अभी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के सारे मैचेस इंडिया 4 स्पिनरों के साथ खेला है, बिल्कुल सारे उसी के साथ, सारे पांड्या से वो नया बॉल करवा रहे हैं। क्यों करवा रहे हैं? विजन है, उनको पता है कि कोच बैठ के, कप्तान बैठ के, सिलेक्टर बैठ के बात करते हैं कि भाई यहाँ पे ये कंडीशन है, इन पिचों के ऊपर हमने कैसे विकेटें लेनी है, हमने 280 करके कैसे प्रोटेक्ट करना है, 280 करके विकेटें कैसे लेनी है, अगर दूसरों ने 200-350 किया तो वो कैसे करना है, किसका क्या रोल है। अभी तो ये नहीं पता, अभी तो ये पता है कि एक सीरीज में कप्तान कोई और है, दूसरे में और होता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो व्हाट वी टॉकिंग अबाउट नाउ? मुश्ताक भाई ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आके डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। वंस अगेन वेलकम बैक स्पोर्ट्स ऑन। हम बात कर रहे हैं मुश्ताक अहमद साहब से। अच्छा, थोड़ा सा ना इसको हम लोगों के लिए थोड़ा आसान कर देते हैं, सेक्शन कर नहीं, ये काफ़ी आसानी है। ये मैं वही कह रहा हूँ ना जी, एक अगर हम इसको देखें ना, कप्तानी पे मैं सेपरेट पूछता हूँ आपसे, जो असल मैं देखता हूँ कि पाकिस्तान को जो 90% विक्ट्रीज मिली, आप 6 डेकेड को देख लें, 1960 से लेके अभी तक, वो बॉलिंग ने जितवाई, 10% बैटिंग की वजह से मैच जीते। असल हमारा जो डिज़ास्टर हुआ एशिया कप 2023 का, जिसमें मार पड़ी इंडिया के हाथों, उसके बाद हमारी बॉलिंग सेटल ही नहीं हुई। हमने 300 करवाया, किया वो चेज़, 350 किया वो चेज़। ये बॉलिंग को हमारी क्या हो गया? चाहे फास्ट बॉलर है, अब शाहीन जो सबसे नंबर 1 बॉलर था, 1 साल का मैं स्टैट्स देख रहा था, सबसे वर्स्ट इकॉनमी वाला बॉलर बन चुके हैं। जिस तरह हारिस रऊफ़ है, अब हारिस रऊफ़ के साथ नसीम शाह भी देखते हैं इंजरी के बाद, बुमराह इंजरी के बाद आता है, दुनिया का सबसे लीथल बॉलर बन के आता है, हमारा लड़के रीहैब करके आते हैं, 15-20 नॉच, पेस भी ड्रॉप है, सीम स्विंग भी ख़त्म है। ये जो प्रॉब्लम है, और शदाब का ख़ास तौर पे पर्टिकुलरली आपसे जानना चाहूँगा, उसका और हसन अली का रोल मेरा ख्याल है बहुत वाइटल था, जो मिडल ओवर में एक आप स्क्वीज़ करते हैं ना, विकेट्स लेते हैं। अब मिडल ओवर में हमारा, चाहे टेस्ट देख लें, टेस्ट में हमसे टेल आउट नहीं होती, ODI में, T20 में हमसे मिडल में कोई आउट ही नहीं कर पाते। ये जो बॉलिंग ओवरऑल हम देखेंगे, टोटल हमारा डिज़ास्टर हो गया, जो दुनिया की बेस्ट बॉलिंग लाइनअप थी। इसकी रीज़न क्या है? PSL से जब आप लोग सेलेक्ट करोगे, 4 ओवरों के ऊपर बॉलर्स को सिलेक्ट करोगे, स्पिनर्स को करेंगे, तो फिर यही होगा। आपका म्यार PSL नहीं होना चाहिए।
म्यार तो आपका फर्स्ट क्लास क्रिकेट क्लास होना चाहिए। आप कोई भी, साजिद ने जिताया आपको, बिल्कुल ठीक है। नुमान ने जिताया, यही पिचें थी ना, वही इंग्लैंड के स्पिनर थे ना। आपने 150, 200 करके मैच जीते, क्यों जीते? इन लोगों ने मारे खाई हुई फर्स्ट क्लास क्रिकेट। इन्होंने फेजेस देखे हुए हैं कि इस फेज में कैसे बॉलिंग करनी है, इस फेज के ऊपर आके मैंने स्कोर रोकना है कि विकेट लेनी है, अटैक करना है कि नहीं, इस वक्त ड्राई करना है। ये सारी सिचुएशन कहाँ से सीखते हैं आप? लंच से पहले 3 ओवर मैंने एज ए स्पिनर कैसे करने हैं, टी के बाद मैंने आके अटैक कैसे करना है, वो उस बैट्समैन को मैंने कैसे पकड़ना है, किस पेस से बॉलिंग करनी है। पहले तो मुझे बताए ना कि ये सारे एलिमेंट इरफान साहब ये प्लेयरों के ऊपर नहीं डाल सकते आप मुझे बताए ना कि कौन सा स्पिन बॉलिंग कोच आपने रखा हुआ था? कोई भी नहीं थी। आपके पास पाकिस्तान के पास सईद अजमल है, आपके पास सकलैन मुश्ताक हैं, आपके पास शाहिद अफरीदी हैं, आप यू नेम ऑल द स्पिनर्स। आप सारों को बाकी दुनिया यूटिलाइज कर रही है, आपको बांग्लादेश नहीं देखिए, मैं तो चलो अल्लाह का शुक्र है, मैं अपनी बात करते बंदे को वैसे ही बुरा लगता है, और ये मैं टीवी पे आके कहता भी नहीं हूँ कि हमें ज़रूरत, अल्लाह का शुक्र है, नहीं है, मगर हमारा मुल्क है ना यार। हमारे मुल्क के लोगों को आप जब जेन्युइन यू डोंट ब्रिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब, यू विल ऑलवेज स्ट्रगल। एक इसमें मुश्ताक भाई आप भी अकेडमी में काम करते रहे हैं, सकलैन मुश्ताक भी काम करते रहे हैं, वो हेड कोच भी रहे हैं काफ़ी सारे, तो स्पिनर पे कोई हम देखते हैं स्पिनर भी नहीं हमारा कोई डेवलप हो पाया इतने टाइम में। क्या टैलेंट नहीं है, या हम जो एक इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी की बात की जाती है बनने ही नहीं देते किसी को? आप वही बात तो कंसिस्टेंसी की आ जाती है। जैम्पा को, शेन वॉर्न को 99 वर्ल्ड कप में पूरे इस टूर्नामेंट में मार पड़ रही थी, पूरा जी ऐसे ही पड़ रही थी मार। सेमीफाइनल फाइनल में स्टीव वॉ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि यू कैन ड्रॉप शेन वॉर्न बिकॉज ही इज नॉट परफॉर्मिंग वेल, ही इज गोइंग फॉर मेनी रन्स नाउ, सो ही इज नॉट इम्पैक्टफुल प्लेयर फॉर एनी मोर। तो उसने कहा, स्टीव वॉ ने कहा, नो ही इज माई मैच विनर, somehow there he will win me a match from nowhere। जैसे खान साहब ने आपका 92 में कहा था। नहीं मुझे पता था ना, मैं क्लियर था। खान साहब ने जब मुझे कहा था कि तेरा काम विकेट लेना है, तो मैं क्लियर हो गया था। मुझे तो ये डर ही नहीं था कि मैं सिलेक्ट भी हूँ। एक बंदे ने कभी जिंदगी में फर्स्ट क्लास जाके 4 विकेट ली, चाहे शदाब है, नाम ले लेते हैं उसके, शदाब है, उसामा मीर है, उस्मान कादर था आपके पास 4-5 लेग स्पिनर पड़े हुए हैं, ठीक है। अभी अच्छा फैसल अकरम बड़ा अच्छा, फैसल अकरम आपके पास है। अब फैसल अकरम को आप सीधा उठा के अंडर 19 सीसी का पाकिस्तान खिला देंगे तो किसका फेलियर है? और वो भी खिला के फिर बाहर कर देंगे। मुझे बताए ना किसका फेलियर है? बिल्कुल ऐसे ये मतलब एक मिस्ट्री स्पिनर होना इज नॉट द क्राइटेरिया कि आप नेशनल टीम से खेलने लग जाए। आप 2 छक्के मारते हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, आपको लगता है कि आपको वो हार्ड हिटर मिल गया। पहले लेट हिम सी, लेट उसको देखो फर्स्ट क्लास में जाके क्या करता है। कामरान गुलाम आया, उसने 2-3 साल से लंबे रन किए हुए थे, उसने 2-3 मैचों में आते स्कोर कर दिया, 2-3 उसके फेलियर हुए, कहाँ गया वो? बिल्कुल बाहर कर दिया। आप कहाँ 50 ओवर में खेल रहे हैं वो? बिल्कुल नहीं है। मुझे ये दिस इज अ क्वेश्चन टू आस्क। अच्छा, इसमें एक और चीज़, ये तो सिस्टम का हमारा प्रॉब्लम है ही है, हम किसी को स्टेबिलिटी की बात नहीं करते, जैसे हमने सारे सेक्टर और चेयरमैन की भी बात कर दी एक, लेकिन कप्तानी का भी रोल ना कहीं बहुत मैटर करता है। अगर हम देखें खान साहब की जब बात करते हैं, उधर MS धोनी की बात करते हैं, जिस तरह उसने टीम बिल्ड की, इवन रोहित शर्मा की, कि टोटल सेल्फलेस, जब तक कप्तान सेल्फलेस नहीं होगा, मेरा नहीं मानना कि वो आगे टीम को बिल्ड कर सकता है। अब हमारे जितने भी, सरफराज का मैं मानता हूँ, मेरा अपना ओपिनियन इसमें यह कि जब सरफराज को हटाया गया, वो दिन था जब पाकिस्तान का डिक्लाइन शुरू हुआ, और ये जितने भी अभी तक लड़के खेल रहे हैं, ये उसी टाइम से हमारे लड़के सर्व करते आ रहे हैं। वो एक 5-6 साल में लड़के बने। अब ये 4-5 साल में या तो किसी लोगों को, लड़के को बनने नहीं दिया गया, किसी प्लेयर को ना चांस दिया गया, जो एक इन पे एलिगेशन भी आती है स्कोर के ऊपर कि इन्होंने वो सर्टन एक हाईजैक करके रखी टीम, वही लड़के खेलते रहे। जो बच्चा आता था 2-3 मैच खिलाए, स्क्वाड में आता था, स्क्वाड में पानी पिला के घर चला जाता था, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी। ये आपके ख्याल में ये एक प्रॉब्लम रहा है हमारे सिस्टम में? तो ये चीज़ें ख़राब की प्रॉब्लम है तो ख़राब है ना, भी प्रॉब्लम नहीं होगी तो ख़राबी कहाँ से होगी? आप मुझे बताएं ना, मुझे आपने कप्तान बना दिया, ठीक, मुझे आपने कप्तान बना, मुझे तो जगह ही नहीं बन रही उसमें। मुझे बताएं ना कहाँ से सलमान अली आगा के T20 में जगह नहीं बने, वो ही इज बीन परफॉर्मिंग सो वेल, मतलब टेस्ट मैच में 50 ओवर में स्कोर कर रहा है, जबरदस्त खेल रहा है, बहुत ज़बरदस्त। आपने फेलियर आपका ICC चैंपियंस ट्रॉफी में हुआ ना, यही हुआ ना जी। कितने ओवर की गेम थी वो? 50 की थी। 50 की? चेंज कौन सी टीम आपने की? T20 सो हु इज मेकिंग दैट डिसीजंस? क्विकली लास्ट छोटे 2 आंसर। एक ये कि जी इस स्लॉट में रिजवान को भी हमने सिर्फ ODI तक कर्टेल कर दिया, शान मसूद टेस्ट में है, सलमान अली आगा को T20 में लगा दिया। सब प्लेयरों को आप जानते हैं, PSL में भी और वैसे भी आप कोचिंग के अंदर, कोई एक नाम लगता है जो आपको लगता है कि पाकिस्तान को लंबा सर्व कर सकता है और उसके अंदर वो कैप्टन के तमाम इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं? देखिए, कप्तान कोई भी हो, सबसे पहले कप्तान का एक 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है।
उसकी जगह पक्की होनी चाहिए, ही हैज़ टू बी इम्पैक्टफुल प्लेयर। नंबर 1 परफॉर्मेंस होना चाहिए, परफॉर्मर होना चाहिए। नंबर 2 ऑनेस्ट, यारी दोस्ती नहीं होनी चाहिए। कोई है नाम ले दें अगर? मेरे ख्याल में 2-3 आपके सामने हैं। आपने शान मसूद को बनाया, शान मसूद आई थिंक 50 ओवर में टेस्ट मैच में भी कर सकता है। मुझे तो लगता है बाबर बहुत अच्छा है, वाई नॉट। उसको नहीं सिर्फ बोलना नहीं आता, सिर्फ उसको बात नहीं करनी आती, वो कॉन्फिडेंस से बात नहीं करता, मगर उसके दौर में देखे टीम खड़ी हो गई थी। वो जब ऑनरशिप लेने लग गया था प्लेयरों की, जब तक ये ऑनरशिप ले रहा था तो सेमीफाइनल फाइनल वो खेलती थी टीम हमारी टीम जाके 1-2 मैचों में हार गई। सकलैन मुश्ताक यूसुफ आया कोच, उन्होंने इम्पैक्टफुल डाला, उनको निकाल दिया। किसी ने बोला नहीं, ना आपने आवाज़ उठाई, ना किसी एक्स क्रिकेटर ने आवाज़ उठाई। मुझे तो ये अफसोस होता है। नहीं, हम तो कहते हैं जो भी हो सिस्टम टाइम देना चाहिए। तभी 3 साल का होना चाहिए ना। आकिब है, आकिब को दें 3 साल। अब यूसुफ आकिब है, इनको 3 साल दें, बुलाएं आप, बैठ अनाउंस तो करें ना एटलीस्ट, ताकि पता चले। अच्छा, लास्टली एक बड़ी डिबेट ये 1 मंथ से हारने के बाद ये चल रही है। कुछ हमारे 90s के बाद वाले क्रिकेटर, मोहम्मद हफीज़ नाम भी ले लेते हैं, उन्होंने कहा कि 90s के क्रिकेटर्स को दूर कर दें, और 2-3 प्लेयरों ने फिर आके इंडोर्स भी किया इस बात को। ये जो क्या लगता है, ये क्या बात है और क्या ये कंट्रोवर्सी चढ़ गई है? अब छोड़े इरफान साहब, जिसने किया होता है, जब अब किसी को बताने की ज़रूरत थोड़ी होती है कि किसने क्या किया। ये कहते हैं ना, योर एक्शन स्पीक्स लाउडर देन योर वर्ड्स। आपके स्टैट्स बोलते हैं, आपके जिताए जहाँ आपने मैच जिताए होते हैं ना, वो सब पता होता है लोगों को। मतलब आज भी जो लोग इंटरनेशनली जब आपकी इज्जत बनती है ना, जब लोग आपको गोरे जाके आपको कहते हैं हाय हाउ यू डूइंग, हाय क्या हाल है वसीम अकरम साहब, हाउ यू डूइंग, वकार यूनुस साहब, जब इंजमाम साहब, सईद अनवर साहब, आमिर सुहेल साहब, जब ये सारे कहते हैं शुएब अख्तर साहब, शाहिद अफरीदी साहब, मिसबा साहब, हफीज़ साहब, इन्होंने एक परफॉर्मेंस किया हुआ है। किसी का हर एक टेन्योर आता है ना, ये मेरा ख्याल ऐसे ही जैसे हॉकी वाले तमाम लेजेंड्स ओलंपियन, ये हर बंदे की अपना टाइम होता है। शहबाज, जब अब ये हॉकी का देखें ना, शहबाज क्या नाम है, शहबाज सीनियर, वो आया तो उसने हसन सरदार को पीछे छोड़ दिया। हसन सरदार का एक नाम होता था, मुझे याद हनीफ जूनियर होता था। अब ऐसे ही है, वसीम भाई का कोई मैच तो नहीं है। स्टीव वॉ ने कह दिया था, किसी ने पूछा स्टीव वॉ से कि अगर तुम दोबारा ज़िंदगी मिले तो क्या बनोगे, कहता वसीम अकरम। इफ़ आई वांट टू बिकम अ क्रिकेटर आई शुड बी लाइक वसीम अकरम। वकार यूनुस को हुसैन बोल्ट कहता है, वो जो दुनिया का फास्टेस्ट तरीन आदमी है, दुनिया का प्लानट, इस प्लानट का सबसे फास्टेस्ट तरीन आदमी है, वो क्या कहता है आई यूज़ टू स्टार्ट, मैंने जब अपना रनिंग शुरू की तो मैं वकार यूनुस को उसको भागते हुए देखता था। ये हमारी पाकिस्तान की ऑनर है कि वकार यूनुस की ऑनर है? तो हम कहेंगे इनको परे कर दो। ये बुरी, ये भी मेरा ख्याल है कि ये इस टीम को या इस स्पोर्ट को बचाने के लिए सबको जुड़ना पड़ेगा। हम जुड़ेंगे तो सब भी। मेरा तो ये इरफान साहब ये मानना है, ये जितने भी हमारे मेरे सीनियर बैठे हैं या हमारे कोलीग्स बैठे हैं टीवी के, आपके अल्फाज बहुत मैटर करते हैं। सॉल्यूशन दिया करें, बात किया करें। बिल्कुल ऐसे ही कहते हैं ना, हेट द सिन नॉट द सिनर। गुनाह से नफरत करो, गुनाहगार से मत नफरत करो। अल्लाह कुछ नहीं कहता तो हम कौन कहते हैं? हमारे बीइंग ए नेशन, यही तो मुझे थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि मैं भी इनमें से हूँ। मैं 10,000 जजमेंटल ज़्यादा हो, मैं कह रहा हूँ 10,000 मेरे में खामी है, तो मैं आपको किस तरह कह सकता हूँ कि जी आप फेल हैं तो मैं पास हूँ? बिल्कुल ठीक बात। सबसे इंपॉर्टेंट जो बीइंग ए नेशन हमें ज़रूरत है, जो लोग हमारी बात सुनते हैं उनको, मेरा मकसद ये है कहने का कि आप नाप तोल के बात करें लोगों को। देखो, फार्मूला सुन लें जी। बड़ा होना चाहते हैं आप, मेरा दस्तूर नहीं, अल्लाह का दस्तूर है। बड़ा होना चाहते हैं, लोगों को बड़ा करना शुरू करें। इज्जत कमाना चाहते हैं, लोगों को इज्जत दें। खुश रहना चाहते हैं, लोगों में खुशियाँ बांटें। ये मोटे फंडामेंटल रूल्स एंड रेगुलेशन है दुनिया में। बिल्कुल ठीक बात। ईद का भी कोई मैसेज दे दे, कोई एक मुख्तसर सा मैसेज, जितने भी लोग आपको सुन रहे हैं ईद के मौके पे पैगाम भी दे दीजिएगा। जी देखें, ईद की खुशियों में अपनों को ना भूलिएगा प्लीज़, स्पेशली हमारे रिश्तेदारों को। अपने दरवाजे खुले रहिएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, अल्लाह कमी बेशी माफ़ फरमाया। आपने फरमाया, अपनी ज़िंदगी लंबी चाहते हो, अपने रिज़्क़ में बरकत और खैर चाहते हो, रिश्तेदारों वास्ते बूहे खुले रखना, क्योंकि वो दरवाज़े बंद नहीं करने। क्योंकि हर दफ़ा हम रिश्तों से इसलिए नहीं मिलते कि उनसे हमारा तल्लुक़ क्या या हमें क्या मिलेगा। अल्लाह के वास्ते जब आप तल्लुकात कायम करते हैं और खुशियाँ बांटते हैं ना, अल्लाह को सामने रख के, और पीछे आपको कुछ उसका जवाब नहीं चाहिए, तब आपको ईद की खुशियाँ सही जेन्युइनली आप फील करेंगे। जब आप लोगों को सामने रख के ज़िंदगी गुजारते हैं तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है कि यार मुझे इससे मिलना क्या है, किसको बुलाना है, किसी से मुझे क्या काम है। पैगाम बड़ा सिंपल सा है। एज़ ए पाकिस्तानी नेशन, जितने भी हमारे पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, ईद मुबारक हो। 1-2 लफ्ज़ करने, आज के बाद घर में बैठे हों, कहीं बैठे हों, जब कोई सवाल आपसे करे, अल्लाह का शुक्र है, और उस खुशियों में, अल्लाह के शुक्र में अपने दूसरों को ना भूलें,
और जब कोई गलती परेशानी हो जाए तो माफ़ी मांगने लग जाएं, इस्तग़फ़ार करें। ये 2 काम कर लें, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की नेमतों का शुक्र है, ना मायूसी की बातें बंद कर दें। इंशाअल्लाह ये ईद जो है हमारे पाकिस्तान को अमन का, सुकून का, इस्लाम का गहवारा बनाएगी। इस मुल्क को बहुत अच्छा इंशाअल्लाह क़यामत तक अल्लाह हमेशा शाद बाद कायम दायम रखेगा। जस्ट वी हैव टू डू वन थिंग, अल्लाह का शुक्र अदा करें और अपने मालों का ख्याल रखें। इंशाअल्लाह ये ईद में अल्लाह हमें दुनिया और आखिरत की कामयाबी दे दें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मुश्ताक भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपने ईद के स्पेशल मौके पर टाइम दिया और बड़ा खूबसूरत मैसेज भी दिया मुश्ताक भाई ने। इसी की ज़रूरत है जी, आज मकसद भी यही था इनके पास आने का कि ये खूबसूरत बातें भी करें, ये आप तक पहुँचाएँ भी। मैं इसमें लास्ट नोट पे ये ऐड करना चाहूँगा, ईद अपनों के साथ सेलिब्रेट करें लेकिन उनका भी साथ रखें जो शायद अफोर्ड नहीं कर सकते। कोई आपके नेबर में हो सकता है, कोई आगे पीछे ऐसा कोई जानने वाला हो सकता है, उनको भी अपनी खुशियों में शामिल करें। तो ये मेरा ख्याल है इसी तरह ये सोसाइटी, हमारा मुल्क और ख़ूबसूरत बन जाएगा। अपनी ईद को एंजॉय करें, सेलिब्रेट करें और पाकिस्तान के लिए दुआ करें। अपने अभी आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।